हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन किसका पीजीबीपी का। आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे चार्जिंग सेक्शन मतलब पीजीबीपी। तो इसमें कि चार्जिंग सेक्शन में क्या होता है, कौन से इनकम टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये डिस्कस करना जरूरी है कौन से हमारे इनकम जो हैं वो इनकम होंगे किसके, हमारे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। तो यहाँ पे होता है फॉलोइंग इनकम शेल बी टैक्सेबल द अंडर द हेड पीजीबीपी। टोटल यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ 11 इनकम है जो कहाँ पे चार्ज होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। यहाँ पे होता है एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन व्हिच वाज कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसएससी द्वारा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी भी समय कोई बिजनेस के द्वारा कोई इनकम या कोई गेन होती है, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। यहाँ पे जरूरी क्या है, बिजनेस इनकम हमारा किसी भी टाइम पे, जरूरी नहीं कि मतलब फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनकम बिजनेस फ्रॉम होना चाहिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी प्रीवियस ईयर में किसी भी समय अगर बिजनेस पर्पस से जो भी इनकम होता है किसी भी समय एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी समय हमारा इनकम कहाँ से होता है, बिजनेस प्रोफेशन से, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब दूसरा आता है कि इनकम ड्राइव बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। यहाँ पे क्या होता है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने मेंबर को कोई सर्विस दी जाती है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। यहाँ एक समझने वाली बात है कि यहाँ स्पेसिफिक सर्विस किसके द्वारा है, एक यहाँ पे एक किसके, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके मेंबर्स को, मतलब यहाँ पे दो दो चीजें जरूरी है। ये कंसिडरेशन कंसिडरेशन होगा, जो मेंबर्स किसको पे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को, और सर्विस किसके द्वारा दिया जाएगा, सर्विस दिया जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसमें क्या होता है, यहाँ पे टैक्सेबल कहाँ पे होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। आगे होता है कि हम कभी कोई एक्सपोर्ट करते हैं, अब आगे हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं, आगे का पॉइंट हमारा क्या है, आगे अगर हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में हमें क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या मिलता है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट दिया जाता है, या तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। केस कंपनसेटरी सपोर्ट होता है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है। और ड्यूटी ड्रॉबैक होता है कि किसी भी इंडिया के बाहर हम किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें ड्यूटी जो हमने कस्टम ड्यूटी पे करी है, जो हमने, सॉरी कस्टम तो नहीं लगता एक्सपोर्ट में, हमें क्या होता है जीएसटी, अगर हमने कुछ पे करा है उस पर डायरेक्ट टैक्सेस पे करे हैं, तो हमारा क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाता है। इसके ड्यूटी ड्रॉबैक या केस कंपनसेटरी सपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला है, वो कहाँ क्या हो जाएगा, इन चार्ज कहाँ चार्ज होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। पहले हुआ कर, अब जब एक्सपोर्ट की बात आ गई तो उसमें होता था क्या कि पहले एक बात होती थी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डी डीईबीपी मतलब ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, वो पहले हुआ करता था, आज की डेट में नहीं है। और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ये पहले होता था। अगर प्रॉफिट क्या हुआ, हमने एक्सपोर्ट में कहा क्या हुआ, अगर प्रॉफिट ऑन सेल हुआ ऑफ डीईबीपी पे अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो पहले हुआ करता था, आज के डेट में नहीं होता। अब होता क्या है कि अब अगला पॉइंट है, एनी एनी गिफ्ट्स बेनिफिट परक्यूजिट्स अराइज ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई भी गिफ्ट हमें, कोई भी गिफ्ट बेनिफिट परक्यूजिट्स हमें कब मिलता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मिलता है, एज ए बिजनेस रिलेशन पे मिलता है, तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीपीपी। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, कोई एडवोकेट है, कोई अपनी प्रोफेशनल सर्विस किसी कंपनी को देता है, वो कंपनी उसके बदले उसको क्या करती है, रेंट फ्री एकोमोडेशन देती है। सपोज मिस्टर ए है, सपोज मिस्टर ए यहाँ पर है, मिस्टर ए बाय प्रोफेशन वो क्या है, एडवोकेट है। ये क्या करते हैं, किसी सर्विस को, कोई सर्विस अपना प्रोफेशनल सर्विस किसी कंपनी एबीसी लिमिटेड को देते हैं, एबीसी लिमिटेड को देते हैं। इसके एवज में इनको एबीसी लिमिटेड क्या कंपनी क्या करती है, फी पे करती है। इसके अलावा ये कंपनी क्या करती है, इनको एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रखा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रखा है इनको। ये टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन जो होगा हमारा, रेंट
फ्री एकोमोडेशन जो होगा, जो कंपनी एबीसी लिमिटेड द्वारा मिस्टर ए को दिया गया है, कहाँ टैक्सेबल होगा? रेंट फ्री एकोमोडेशन अंडर द हेड पीजीबीपी। सिमिलर टाइप के और भी की सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे हमें कुछ गिफ्ट, बेनिफिट, पैकेजेस मिल सकते हैं। वो कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। अब अगला नंबर आता है किसका? कि कोई किसी भी पार्टनरशिप फर्म द्वारा किसी पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव होता है फ्रॉम द कहाँ? पार्टनरशिप फर्म। और कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। ये एक नोट करने वाली बात है कि इंटरेस्ट, इवन इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप फर्म को कहाँ से पार्टनर्स को कहाँ से मिलता है? पार्टनरशिप फर्म पे, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। यहाँ पे एक और समझने वाली बात है कि वही इनकम कहाँ अलाउ होंगे? अंडर द हेड पीजीबीपी टू द एक्सटेंट। वो कहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में कहाँ अलाउ हुए हैं? अंडर सेक्शन 40 बी में फॉर्म को अलाउ हुए हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट पार्टनरशिप फॉर्म में कब कितना अलाउ होता है? 12% का इंटरेस्ट अलाउ होता है पार्टनरशिप फर्म को। अगर यहाँ से इसने क्या करा है? 15% के रेट से अगर पे करा है इंटरेस्ट, तो ये कहाँ पे होगा? वो अलाउ नहीं होगा। 3% डिसअलाउ होगा। किसके हैंड में? टैक्सेबल होगा किसके हैंड में? फॉर्म के हैंड में। तो यहां पर टू द एक्सटेंट हमें कितना अलाउ है? 12%। तो 12% यहां जितना अलाउ होगा पार्टनरशिप फॉर्म को, जो खर्चे मतलब इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो टर्म्स ऑफ सेक्शन 40 बी, और जो फॉर्म्स को पार्टनरशिप फॉर्म को अलाउ होगा, वो टैक्सेबल किसके हैंड में होगा? वो टैक्सेबल होगा आपके पार्टनर के हैंड में, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब देखिए और एक और बात समझने वाली है कि यहाँ अगला पॉइंट है क्या? एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मिलता है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। कीमैन इंश्योरेंस किसको मिला है? एम्प्लॉयर को। यहाँ पे देखिए, यहाँ तीन कंडीशन अराइज होती हैं कि कीमैन पॉलिसी में 3 कंडीशन अराइज होती है। कीमैन पॉलिसी किसके लिए होता है? ये कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करवाती है, या तो डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाती है। एक जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे होता है, वो एम्प्लॉयर के हैंड में कहाँ अलाउ होता है? अंडर सेक्शन 37। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसको मिलती है? मैच्योर होने पे किसको मिलती है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैच्योर होने पे किसको मिलती है? एम्प्लॉयर को मिलती है। एम्प्लॉयर को मिलती है, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर इंश्योरेंस मैच्योर होने के बाद अगर एम्प्लॉय को मिलता है, जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है, वहां पे कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड सैलरी। किसको यहाँ पे कहां मिला है? एम्प्लॉय को मिला है। तो यहाँ टैक्स, अगर एम्प्लॉय को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। और यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अभी भी है, तो ये कहां से टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड सैलरी। अब तीसरा आता है कंडीशन क्या है कि अगर मैच्योरिटी का अमाउंट जो प्रीवियस एम्प्लॉय था, अगर उसको मिला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, या अगर एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके लीगल हायर को मिलता है अमाउंट, या नॉमिनी को मिलता है। 2 कंडीशन यहाँ पे बात समझने वाली है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जिस प्रीवियस एम्प्लॉय को मिला है, अगर वो जिंदा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस केस में, अदरवाइज उसके डेथ के केस में, वो कहाँ किसको मिलता है? उस लीगल हायर को। किसके? उस एम्प्लॉय के लीगल हायर या नॉमिनी को मिलता हो, तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्सेज। तो यहां पर एक बात है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में देखने वाली है, अगर एम्प्लॉयर को मिलता है अंडर दैट पीजीबीपी। अगर एम्प्लॉय को मिलता है, अगर एम्प्लॉय को मिलता है, अगर इस टाइम पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयशिप रिलेशनशिप अगर है, तो अंडर द हेड सैलरी होगा। अगर तीसरा केस ये आता है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर प्रीवियस एम्प्लॉय को मिलता है, जो आज के डेट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयशिप के रिलेशन में नहीं है, या तो उसके डेथ के केस में उसके लीगल हायर को मिलता है, या उसके नॉमिनी को मिलता है, तो कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजीबी, अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो यहां पर समझने वाली बात है,
सेक्शन की बात कर रहे हैं आज हम लोग। तो यहाँ पर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एम्प्लॉयर को मिलता है तो वो कहाँ चार्जेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब आगे बात आती है नॉन कॉम्पिटेंस फी। अगर कोई बिजनेस नहीं करने के लिए कोई बिजनेस और प्रोफेशन किसी को नहीं करने के लिए कोई कोई नॉन कॉम्पिटेंट फी मिलता है तो वो क्या होता है, वो चार्जेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को नो हाउ कॉपीराइट पेटेंट एक्सेट्रा ट्रेडमार्क एक्सेट्रा शेयर करने के लिए कोई नॉन है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब आगे समझ आगे फेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन व्हिच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स, एक टैक्सेबल कहां होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। सपोज कोई क्या है, कोई 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 एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, उसके पास क्या पड़े हुए हैं, उसके पास लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लैंड। वो क्या करता है, उसको कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करता है। किसको, उस लैंड को, किस जो डेवलपर के पास क्या था, लैंड एज इन्वेंटरी था, उसको किस में कन्वर्ट करता है, कैपिटल एसेट में। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सच इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां चार्जेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब अगला आता है एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल एसेट्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी में क्या होता है, हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% लागू होता है। सेक्शन 35 एडी में हमारा क्या होता है कि हमने कैपिटल एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं और वो कहां होगा, 100% अलाउ होता है। अगर जो एक्सपेंडिचर हमने करे उसके टर्म्स में हमने क्लेम करा है एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें हमें कोई अमाउंट मिलते हैं जो हमने क्लेम कहां करा है, अंडर सेक्शन 35 एडी, वो टैक्सेबल कहां होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब अगला आता है क्या कि एनी कंपनसेशन अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस। अगर सपोज हमें क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन या कंडीशन में क्या होता है, चेंज होने के कारण अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टर्मिनेट होता है या उस मॉडिफिकेशन होती है तो उसमें कोई कंपनसेशन मिलता है तो कहां चार्जेबल होगा, अंडर द पीजीबीपी। सपोज हमें नॉर्दर्न इंडिया की कोई चार्ज मिलती है किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हमें होगा। अब कंपनी ने क्या कर दिया, टर्म्स को मॉडिफाई करके बोल दिया जी बस आप दिल्ली, बस आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहाँ पे हो गया, बस दिल्ली में रहेगा, दिल्ली के बाहर कहीं नहीं होगा। इस केस में क्या हो गया कि पूरा नॉर्दर्न इंडिया हमारा छिड़ गई, बस हमारा एरिया कहाँ रह गया, बस दिल्ली रह गया। इस केस में कोई कंपनसेशन मिलेगा तो चार्ज कहाँ होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। ये तो हमारे कैपिटल ने जो कंपनसेशन मिला है, हमारा किस नेचर क्या है, यहां पर कैपिटल रिसीट है, बट हमारा क्या है, नेचर क्या है, कैपिटल रिसीट, बट ये चार्ज कहां होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। किसी कंपनी के साथ कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था कि हम 10 साल के लिए इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे रहेंगे, अगर उसने कंपनी ने कहा कि अगले 2 साल में आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप को छोड़ूंगा, टर्मिनेट करना होगा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप को। इस केस में हमें कोई कंपनसेशन मिलता है, कंपनसेशन किस नेचर का, कैपिटल नेचर का है। बस ये हमारा क्यों मिला, किस मिला, टर्मिनेशन पे मिला है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन पे मिला है, तो एक चार्जेबल कहां होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। देखिए यहां पे हो गया, ये नॉर्मल बिजनेस हो गए जो हमने भी डिस्कस करे चार्जिंग सेक्शन में, टोटल 1 to 11 पॉइंट्स अभी 1 by 1 करके। टैक्सेबल ये कहां पे है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, ये चार्जेबल कहां है, अंडर द हेड बीजीपीपी 1 to 11 में। अब आगे बात आती है क्या, अब इस कलेक्टिव बिजनेस आता है, वहां होता है क्या कि वहां वादे के सौदे होते हैं, मतलब रियल ट्रांजेक्शन का एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता, एक्चुअल सेटलमेंट नहीं होता, वादे के सौदे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इस कलेक्टिव बिजनेस बोलते हैं। अगर कोई इंट्राडे सर्विस, कोई शेयर में अगर डील करता है, अगर इंट्राडे ट्रांजेक्शन करता है, वहां पे क्या एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव बिजनेस बोलेंगे उसको। इट मींस
स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? इट मींस अ ट्रांजैक्शन इन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स पीरियोडिकल्स और अल्टीमेटली सेटल अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता यहाँ पर। ये क्या होते हैं? वादे के सौदे होते हैं। एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे नहीं होता, वादे के सौदे होते, बिजनेस बोलते हैं वहां पे। अगला होता है कि ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन है यहाँ पे जो हमारे नेचर किसके लगते हैं? ये स्पेकुलेटिव बिजनेस के ट्रांजेक्शन लगते हैं, बच है नहीं। अगर ये क्या है कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, अपने रिस्क को हमने हेज कर रखा है इन टर्म्स ऑफ क्या? रॉ मटेरियल, मर्चेंडाइज, स्टॉक एंड शेयर्स। अपने क्या कर रखा है हमने यहाँ पे? अपने रिस्क को हेज कर रखा है। रिस्क को हेज करना ये क्या है? यहाँ ये रखता तो है स्पेकुलेटिव बिजनेस, बट हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस है नहीं। ये ट्रांजेक्शन हमारा स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में नहीं आएंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए, तो वो भी हमारा क्या होगा? ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं आएगा। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ डेरिवेटिव में अगर हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव में अगर कोई बंदा डील करता है तो वो कहाँ होगा? वो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंडर नहीं आता है। ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज चार्जेबल टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ट्रेडिंग का कहाँ करते हैं? कमोडिटी डेरिवेटिव में करते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। उस पर क्या चार्ज होता है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज होता है। ये भी क्या है? हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। अब आता है क्या? अब दूसरा आता है, ये तो हो गई हमारी चार्जेबिलिटी की सेक्शन, क्या नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात हमने करा यहाँ पर। अब आगे आता है क्या? सेक्शन 29 बोलता है उसमें, यहाँ मोड ऑफ कंप्यूटेशन बताता है। यहाँ मोड ऑफ कंप्यूटेशन क्या बताता है सेक्शन 29 में? तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन चार्जेबल टू इनकम टैक्स under section 28 shall be computed in accordance with provisions contained in section 32 43D। अब देखिए यहाँ पर, अब तो बहुत सिंपल है। तो सिंपल क्या है कि जो हमारा जो इनकम है वो क्या है? वो अंडर सेक्शन 28 अराइज हुआ है, उसको हम किसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे? सेक्शन 32 सेक्शन 43D के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। बस कितना सिंपल है ये, बस इसकी बात, बस सेक्शन 29 में बस इतनी ही बात करी गई है कि जो हमारा इनकम अराइज होगा कहाँ, जो इनकम हमारा चार्ज कहाँ होगा? अंडर सेक्शन 28, उसका कंप्यूटेशन किस मोड में होगा? एज प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D के अकॉर्डिंग। अब अगला बात आता है क्या? सेक्शन 30 में बोलता है क्या? रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। यहां पर ये खर्चे अलाउ होंगे, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर अ बिल्डिंग। यहाँ बिल्डिंग के लिए अगर कोई टेनेंट है, हमने अगर ऑफिस किराए पे ले रखा है, उसका कोई, अगर हमने कोई बिल्डिंग किसके लिए रखा है? बिजनेस पर्पस के लिए अगर किराए पे ले रखा है, रेंट पे ले रखा है, तो रेंट हमें क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। अगर उस पर हमने कोई टैक्सेस अगर उसका हमने क्या करवाया है? रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस करवाया है, तो उस पर क्या हो जाएगा? वो भी अलाउ होगा। किसको? एज अ टेनेंट, उस रेंट पे। अगर हमने, हमारा क्या है, अगर हमने उसको रेंट पे, उस बिल्डिंग को रेंट पे नहीं रहेगा, उस पर हमने कोई टैक्स पे करा है, अगर उसको रिपेयर करा है, अगर हमने उसमें कोई इंश्योरेंस रिस्क कवर करने के लिए अगर इंश्योरेंस पे कर रखा है, तो अलाउ क्या होगा हमारा? वो अंडर द हेड एक्सपेंसेस कहाँ अलाउ होगा? अंडर द सेक्शन 30। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, नोट करने वाली है कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? ये बिजनेस पर्पस के लिए हमारा यूज होना चाहिए। ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर हमने बिल्डिंग को जितना परसेंट हमने, अगर मैंने पूरी बिल्डिंग लिया है, उसका 50% या कुछ परसेंट हमने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो टू द, अगर यहाँ दूसरी बात आती है कि हम इस पे कोई हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो एक्सपेंडिचर हमने करा है, हमारा किस नेचर का होना चाहिए? करंट नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर का यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। जो हमने बिल्डिंग पे रिपेयर करा है या इंश्योरेंस पे करी है, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, वो करंट नेचर का होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर का होगा, अलाउ होगा। अब बात आती है
यहाँ तो बिल्डिंग की बात हो गई। सेक्शन 31 बोलता है क्या, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। ये पहले सेक्शन में किसकी बात करी, रिपेयर इंश्योरेंस की, किसकी बात, बिल्डिंग की बात करी थी। दूसरे सेक्शन में सेक्शन 31 में किसकी बात करता है, ये बात करता है क्या, प्लांट एंड मशीनरी की बात करता है, प्लांट मशीनरी की बात करता है। अगर हमने अगर इसमें क्या करा है, रिपेयर करा है, अगर इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो अलाउ किस पे लिए होगा, ये अलाउ होगा अंडर द हेड, अंडर सेक्शन 31 पे। यहां भी देखिए, अगर हमने रिपेयर करा है, दो चीजें यहां पर, अगर मैंने सपोज अगर मैंने कोई कार लिया, न्यू कार है, न्यू कार हमने लिया, यहां पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होता है। वो क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है आपका, गाड़ी मिलने से पहले ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है। तो देखिए यहां पर क्या, कैपिटल नेचर का हो गया। अगर कोई कैपिटल नेचर का हो गया, हमें क्या मिला, पुट टू यूज, कार को पुट टू यूज करने से पहले ही हमें कोई इंश्योरेंस करवाया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाई है जो मैंडेटरी है एज पर द लॉ, उसमें क्या हो गया, ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा। अब कोई हमने कोई रिपेयर करवाया, रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर में कोई रिपेयर कराया, उसमें ड्रास्टिकली चेंज हो गया और बहुत सारे खर्चे हो गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ रेवेन्यू नेचर का ना होके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये कैपिटल नेचर का। तो यहाँ पर इन सेक्शन 30 और सेक्शन 31 में दो चीजें नोट करने वाली हैं कि हमारा रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस जो रेंट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस जो बिल्डिंग के लिए खर्च करा है हमने, या तो रिपेयर एंड इंश्योरेंस हमने मशीनरी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर के लिए खर्च कर रहा है, ये हमारा किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो ये हमें अलाउ होगा अंडर द सेक्शन 30 और 31 उधर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो पीजीबीपी के हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।